तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांतक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 5 लाख का एक ऐसा इनामी गैंगस्टर, एक वक्त में जिसको सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, बड़े बड़े पुलिस अफसर हो, उन सबका एक ही मानना था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ में नहीं आता, तो उसका इनकाउंटर कर दो। और यह घोषित था, लेकिन सबको पता था। वजह यह थी कि वो हर एक के लिए खतरा बन चुका था। वजह यह थी कि उस पर 5 लाख का इनाम था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। और वजह यह भी थी कि उसे पकड़ने के लिए तब तक पुलिस 300 से ज़्यादा जगहों पर अलग अलग दबिश डाल चुकी थी और लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ उसे पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस खर्च कर चुकी थी। आखिरकार जिस बेसब्री से इस गैंगस्टर को पुलिस ढूंढ रही थी, उस गैंगस्टर का एक सुराग मिलता है 2017 में। आनंद पाल सिंह, राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला, देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, सोशल मीडिया पर जिसके हजारों फैन फॉलोअर्स, क्योंकि ये नया ट्रेंड है। और वही आनंद पाल सिंह पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द। बहुत सारे विधायक मंत्री उसके निशाने पर, कहते हैं गिनती करीब 26-27 थी, जो बड़े बड़े नेता और विधायक ये सब उसके निशाने पर थे, वसूली की वजह से। तब राजस्थान पुलिस के ऊपर दबाव और आनंद पाल सिंह को पकड़ना है। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और तभी पुलिस को मुखबिरों से पता चलता है कि आनंद पाल सिंह राजस्थान से निकलकर हरियाणा में कहीं छुपा हुआ है। हरियाणा के खास घर का पता पुलिस तक पहुंचता है। राजस्थान की पुलिस स्पेशल टीम हरियाणा का रुख करती है, बड़ी एहतियात के साथ उस घर तक पहुंचती है। वहाँ उन घर के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करती है हरियाणा पुलिस की मदद से। और तब पता चलता है कि हाँ, आनंद पाल सिंह कई बार यहाँ पर आकर रुका है, ठहरा है, नाम बदल बदल कर। अब वो कभी भी आ सकता है, इसलिए राजस्थान की पुलिस वहाँ भेस बदल कर डेरा डाले हुए है। आखिरकार कोशिश रंग लाती है। एक रोज़ 2 लोग मोटरसाइकिल पर उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उनमें से एक आनंद पाल का भाई था, रविंदर पाल। अब पुलिस उन दोनों से पूछती है कि आनंद पाल कहाँ है। दोनों इधर उधर पहले बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन फिर पुलिस उन्हें धमकी देती है कि अगर बताओगे नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। आनंद पाल का भाई रविंदर पाल टूट जाता है और वो बताता है कि इस वक्त आनंद पाल राजस्थान के चूरू इलाके में, जो बीकानेर के करीब है। फिर वो एक घर के पता देता है। खबर बड़ी थी, फौरन पुलिस टीम को तैयार किया जाता है। लगभग 150 पुलिस वाले उस पूरे इलाके को घेर लेते हैं। इसके बाद अपने मुखबिरों से पता किया जाता है, पता चलता है कि उस घर में कुछ हलचल है। फिर ये पुख्ता यकीन हो जाता है कि उस घर में जिस हुलिया का एक नौजवान ठहरा हुआ है, वो आनंद पाल से बहुत मिलता जुलता है। और आखिरकार 24 जून 2017 की वो रात आती है। चूरू के एसपी की अगुवाई में 150 पुलिस वाले, जिसमें कुछ कमांडो भी, क्योंकि खबर यही थी कि आनंद पाल AK-47 रखता है, उस घर को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है कि गोलियां छत से आ रही हैं, क्योंकि उस घर में मौजूद कुछ लोगों को एहसास हो गया था कि पुलिस यहां पहुंच चुकी है। अब छत से गोलियां चली, पुलिस ने पोजीशन ली। अब उस घर का जो नक्शा था, वहां तक पहुंचना बिना जान जोखिम में डाले हुए छत तक बड़ा मुश्किल था। तब पुलिस ने एक प्लान किया। उन्होंने आनंद पाल के भाई रविंदर पाल को अपने साथ लिया, साथ में 3-4 पुलिस वाले, जिसमें एसपी भी, तमाम लोग ये भी AK-47 से लैस। और उसके बाद वो करीब जाते हैं घर के और फिर लाउड स्पीकर पर 3 बार आनंद पाल से कहा जाता है कि तुम सरेंडर कर दो, चारों तरफ से घिर चुके हो। फिर ये भी कहा जाता है कि तुम्हारा भाई रविंदर पाल हमारे साथ है और रविंदर पाल भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब पुलिस की हिरासत में रविंदर पाल ऐलान करता, अपने भाई से कहता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, वो आपको गिरफ्तार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद खबर यही आती है कि जवाब में आनंद पाल ने गोलियां चलाई और जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और आनंद पाल आखिरकार मारा गया। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार में ये खबर थी। 5 लाख का गैंगस्टर जो राजस्थान पुलिस का सरदर्द बना हुआ था। इसके अलावा पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पे भी उसके बहुत सारे क्राइम थे। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा काम था। आनंदपाल के मुठभेड़ को सही ढंग से अंजाम देने के लिए उस वक्त राजस्थान सरकार ने इस मुठभेड़ में शामिल 9 पुलिस वालों को इनाम दिया, तमगे दिए। लेकिन उधर आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजपूत बिरादरी में गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस वालों ने सरेंडर करने के बावजूद आनंदपाल सिंह को मार डाला। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लोगों का गुस्सा शांत हुआ। 20 दिन के बाद फिर आनंदपाल का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वैसे इसी आनंदपाल सिंह की पूरी डिटेल में भी एक कहानी कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, आनंदपाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिन हुड। तो कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आप आनंदपाल की पूरी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए खास ऑफर लेकर आया हूँ, 30 डेज फ्री ट्रायल। ये ऑफर आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और ये कूपन कोड है CMTK30। हम सभी स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बजाय कुकू एफएम का 30 दिन का फ्री ट्रायल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने करियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस 30 डेज फ्री ट्रायल में आप कुकू एफएम के 5000 प्लस शोज में से किसी भी शो को सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बिना देर किए अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करें और कूपन कोड CMTK30 का इस्तेमाल करके इस ऑफर को अवेल करें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी शानदार ऑफर के बारे में ज़रूर बताएं। याद रखें, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब इधर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और 2019 में ये मामला 17 का था। लगभग 2 साल के बाद सीबीआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी, क्लोजर रिपोर्ट, ये कहते हुए कि इस एनकाउंटर में कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई, एनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन है। और कहा गया था आनंदपाल को सरेंडर कर दो, पर उसने किया नहीं और फिर जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। लेकिन इसी बीच आनंदपाल की वाइफ पहुंच गई अदालत और उन्होंने कहा कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है क्लोजर, वो गलत है और इस केस को क्लोज नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ सबूत हैं, दस्तावेज हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कोर्ट में उस वक्त कही, जिसकी वजह से इस क्लोजर रिपोर्ट को भी खोल दिया गया, वो ये कि एनकाउंटर के 2 साल तक वो चूरू पुलिस से उस पूरे घर के एनकाउंटर के साइट का नक्शा मांगती रहीं कि कैसे कैसे कौन पुलिस वाले कहाँ पर डिप्लॉयमेंट उनकी थी, कहाँ पे आनंदपाल था, कहाँ पे किसने पोजीशन ले रखी, किसने कैसे गोली चलाई। चूरू पुलिस ने वो नक्शा कभी पेश ही नहीं किया। अदालत को भी लगा, फिर अदालत ने हुक्म दिया, तब पुलिस ने पेश किया। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ और दलील दी और तब फिर सीबीआई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्लोजर रिपोर्ट हम आपकी नहीं मानेंगे, बल्कि इस मामले की जांच होगी और इस मामले में अदालत अपनी कार्रवाई करेगी। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और लगभग 4 साल तक चली। अब 24 जुलाई 2024 को जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला ये कि 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को चूरू में एनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। और ये कत्ल पुलिस वालों ने किया था और ये कत्ल तब किया था जब वो अपने दोनों हाथ खड़े कर पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर चुका था। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी हो, कितने ही मुकदमे हों, एक एनकाउंटर के दौरान वो गोलियां चला रहा हो, लेकिन अगर उसने पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, दोनों हाथ उठा चुका, तो ऐसे में उसे गोली मारना ये सीधे सीधे एक मर्डर का केस है। और इसीलिए अदालत ने उस वक्त चूरू के एसपी जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन समेत कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। यानी आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के केस में अब 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। पर सवाल यह है कि आखिर अदालत ने एक एनकाउंटर को कत्ल क्यों माना? 4 साल बहस चली, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो 5 ऐसे सबूत थे
जो पुलिस अदालत को कन्विंस नहीं कर सकी कि ये उसके खिलाफ क्यों है। और पुलिस ने सिलसिलेवार इस केस में इतनी गलतियां की कि आखिर में अदालत को ये फैसला सुनाना पड़ा। पुलिस ने क्राइम सीन पर गलतियां की, पुलिस ने अपने बयान में गलतियां की, पुलिस ने पूरा नक्शा दिखाने में गलतियां की, और उसी को पॉइंट बनाकर 5 ऐसे पॉइंट थे जो ये साबित कर गए कि आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर नहीं हुआ था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। अब उसका कत्ल क्यों हुआ, वो 5 पॉइंट क्या थे, अब आपके सामने वो 5 पॉइंट एक एक कर इस जजमेंट में, जो जज जोधपुर के सीबीआई कोर्ट के हैं युवराज सिंह का ये फैसला है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, सीबीआई कोर्ट जोधपुर। 5 ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर इस केस का फैसला आया। पहला, जो पुलिस की कहानी थी वो ये थी कि आनंदपाल सिंह उस घर की छत पर था उस रात। पुलिस की टीम नीचे गई, फिर पुलिस की टीम सीढ़ियों तक पहुंची और सीढ़ियों की आड़ में लेकर गोली चला रही थी। लेकिन पूरे इस एनकाउंटर के दौरान आनंदपाल सिंह लगातार छत पर ही था घर के। तब यहीं से कहानी शुरू होती है। जो पहली चीज वो ये कि पुलिस ने जो पिस्टल से जिससे गोली चला रहे थे और सीढ़ी पर जो पुलिस वाला मौजूद था उसके हाथ में जो पिस्टल थी वो ग्लॉक पिस्टल थी। ये खास मेक पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल। इस पिस्टल की खासियत ये है, बाकी भी गन की भी होती है, लेकिन इसकी ये है कि जब इससे कोई फायर करता है तो उसके जो खोखे हैं चलाने वाले के पास गिरता है। सपोज अगर यहाँ से मैं चला रहा हूँ तो मेरे हाथ में पिस्टल है तो खोखे जो है वो मेरे पास गिरेंगे। लेकिन जो खुद पुलिस की एफआईआर और पुलिस की फोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें थी और फॉरेंसिक की रिपोर्ट, बैलिस्टिक फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये था कि ग्लॉक पिस्टल का खोखा गिरता वही है जहाँ से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसके कोई भी इसका खोखा सीढ़ियों पर नहीं मिला, क्योंकि सीढ़ी पर मौजूद होकर पुलिस वाले ऊपर गोली चला रहे थे, बल्कि ग्लॉक पिस्टल के तमाम खोखे छत से मिले। तो अब सवाल ये है कि अगर आनंदपाल छत पर था, सीढ़ी से गोली चलाई जा रही थी, तो खोखा सीढ़ियों पर मिलना चाहिए था, न कि छत पर। इसका मतलब है कि आनंदपाल को पकड़ने के बाद गोली मारी गई है और इसीलिए ग्लॉक पिस्टल के खोखे छत पर मिले। ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से अदालत कन्विंस हुई। दूसरा, आनंदपाल सिंह के 2 बार पोस्टमार्टम किए गए और इन दोनों पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह हुआ कि आनंदपाल के जिस्म पर 7 गोलियां ऐसी मिली जो उसमें कहते हैं कि जो बिल्कुल पास पास होते हैं, उसका एक टर्म यूज किया जाता है टैटूइंग। टैटूइंग के निशान। टैटूइंग एक ऐसा निशान होता है कि जब किसी को गोली मारी जाती है तो वो बिल्कुल बराबर बराबर में जैसे अपना निशान छोड़ता जाता है। और टैटूइंग का निशान तभी बनता है किसी इंसान के जिस्म पर बुलेट लगने के बाद, जब उसे गोली 3 से 5 फीट के आसपास से मारी जाए। मतलब एक शख्स जिसे 3 से 5 फीट की दूरी से गोली मारी जाएगी, उसके जिस्म पर बुलेट मार्क, टैटूइंग मार्क होगा, और अगर दूर से मारी जाती है तो फिर अलग उसके मार्क होंगे। अब यहाँ पुलिस की कहानी ये है कि वो छत पर और पुलिस की टीम नीचे और सीढ़ियों पर, यानी कि गैप करीब करीब 15 से 30 फीट, लेकिन बुलेट के मार्क जो आ रहे हैं वो 3 से 5 फीट टैटूइंग मार्क। इसलिए ये भी साफ होता है कि गोली नज़दीक से मारी गई। तीसरा, इस पूरे मामले में एक अहम गवाह वही सीढ़ी पर बैठा हुआ जिसके हाथ में ये ग्लॉक पिस्टल, उसका नाम है सोहन सिंह, कांस्टेबल। सोहन सिंह ने बताया कि वो सीढ़ी पर था और आड़ में था, तभी अचानक उसने देखा कि सामने से आनंदपाल सिंह आ रहा और उसने गोली चला दी और उसके बाद आनंदपाल सिंह सीढ़ियों पर आकर गिर गया। अब ये हुआ कि उसने आमने सामने की बात बताई और इस दौरान में आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी। ये जो सोहन सिंह है जो उस वक्त सीढ़ी पर बैठा हुआ था, सोहन सिंह भी जख्मी हुआ था इस एनकाउंटर में, लेकिन उसकी गोली पीठ पर लगी थी। तो अब जब बयान ये, और ये सीबीआई के सामने भी बयान दिया और फिर अलग एक बार बयान पलटा, उसने कहा कि वो सीढ़ी पर था, अचानक आनंदपाल सिंह सामने आए, उसने गोली चला दी, इसने भी गोली चलाई, गोली आनंदपाल सिंह को लगी और वह नीचे गिरा। लेकिन तब तक आनंदपाल सिंह ने भी गोली चला दी थी जो उसको लगी, लेकिन सोहनपाल सिंह को गोली पीठ में लगी। अब यहाँ जो सारे बयान और सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ये है कि आमने सामने से गोली चलाई तो गोली घूमकर पीठ में कैसे चली। तब उसने दूसरा बयान दिया। दूसरा बयान ये दिया कि जब आनंदपाल सिंह ने गोली चलाई
तो वो गोली उसे डायरेक्ट नहीं लगी बल्कि दीवार में लगी, और दीवार में लगने के बाद वही गोली वापस घूम कर आती है और उसके पीठ पर लगती है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आनंदपाल सिंह ये दोनों अगर आमने सामने हैं और गोली पीछे कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है, वो नीचे है सीढ़ी के, राइट और लेफ्ट में दीवार है, तो राइट और लेफ्ट की दीवार से गोली यूं आकर घूम के पीठ में नहीं लगेगी। इस चीज़ को अदालत ने बहुत ही सीरियसली लिया। चौथी चीज़, पुलिस का पूरा बयान, एफआईआर की सारी कहानी यही थी जो शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि आनंदपाल सिंह छत पर, पुलिस की टीम नीचे, कुछ लोग सीढ़ी पर, छत पर कहीं भी नहीं। ये खुद पुलिस का बयान है, एफआईआर में दर्ज है। लेकिन ग्लॉक पिस्टल के अलावा उसी छत पर, जिस छत पर आनंदपाल सिंह मौजूद था, जितने भी सरकारी हथियार थे, चाहे वो AK-47 हो, चाहे 9mm की पिस्टल है, उन सब के खोखे उस छत पर मिले, जो पुलिस ने बटोरे, गिने, एफआईआर में दर्ज किए। शायद उस वक्त उन्हें इस गलती का एहसास नहीं था। अब जज साहब ने पूछा कि जब आनंदपाल सिंह छत पर है, पुलिस की टीम नीचे है, सिवाय सीढ़ी पर कुछ लोगों के छोड़ दूँ, वो भी छत पर नहीं है, तो ये सारे खोखे छत पर कैसे पहुंचे? क्योंकि फायरिंग के दौरान जब भी गोली चलती है तो खोखे उस हथियार से वहीं करीब गिरते हैं, उड़कर खोखे नहीं जाते हैं, उड़कर सिर्फ गोलियां जाती हैं। तो खोखे खाली कारतूस के छत पर कैसे पहुंचे? इसका मतलब है कि सारी गोलियां छत पर चलाई गई, नीचे से नहीं, और छत पर ही आनंदपाल सिंह। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो जज साहब की एक सबसे इम्पोर्टेंट फैसले को सुनाने में एक गवाह की गवाही, और वो गवाह जिसे पुलिस ने भी अपना गवाह बनाया था, आनंदपाल सिंह का भाई रविंदर पाल सिंह, कि वो उसे अपने साथ ले गया और उसने ऐलान किया कि भाई आप सरेंडर कर दो, हम सीढ़ी पर आ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मेरी बात हो गई है। और उसके बाद भी उसने गोली चलाई और फिर जवाबी में वो मारा गया। ये पुलिस का वर्जन था। इस गवाह ने कोर्ट में गवाही दी, रविंदर पाल सिंह, और इसकी पूरी गवाही क्या थी? वो ये थी कि पुलिस ने इसे पकड़ा, पुलिस ने कहा तुझे हम मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद ये डर गया, फिर इसने कहा कि ठीक है, और इसने कहीं अपने बाकी सोर्सेज से पता किया, क्योंकि आनंदपाल सिंह अपना लोकेशन अपने भाई को भी नहीं बताता था, लेकिन खैर पता चल गया। अब इसको 24 जून को ले जाकर जाया गया, और पुलिस ने इसको आगे आगे रखा और इसके पीछे पीछे 6 पुलिस वाले, जिसमें वो SP साहब भी। उन्होंने कहा कि अब तू अपने भाई को आवाज़ दे और कह कि सरेंडर कर दे, और हम वादा करते हैं कुछ नहीं करेंगे। इसने 3 बार अपने भाई से कहा कि भाई सरेंडर कर दो, मेरी बात हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तब ऊपर से आनंदपाल सिंह ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं सरेंडर कर दूंगा, बस मेरी सिक्योरिटी और जेल की सिक्योरिटी का जिम्मा ले लेना। उसने कहा ठीक है। इसके बाद रविंदर पाल सिंह का बयान है कि पूरी पुलिस टीम सीढ़ी से उसके साथ छत पर गई। छत पर आनंदपाल सिंह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ा था, हथियार नीचे रखा हुआ था। पुलिस की टीम उसके करीब जाती है और अचानक उसके पास से सारे हथियार हटाकर उसे पकड़ती है, फिर उसे लात घूंसों से पीटती है, उसे गालियां बकती है। ये सब जजमेंट में लिखा हुआ है, गालियां बकती है। और उसके बाद करीब से ही जो भी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे सब उसे गोली मारते हैं। 30 से ज़्यादा गोलियां उसके जिस्म में लगी थी। 7 गोलियां तो बिल्कुल बेहद करीब से तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई। तो इस गवाह की गवाही यही थी जिसको लेकर ये केस अदालत तक पहुंचा, और आखिर में अदालत ने ये माना कि इस गवाह की गवाही सच्ची थी और सही थी, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है, चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, जो गोलियां चली, चाहे खोखे की बरामद की, वो सब यही इशारा करते हैं कि आनंदपाल सिंह को बेहद नज़दीक से गोली मारी गई थी। जज साहब अपने जजमेंट में लिखते हैं कि एक क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा इनामी क्यों ना हो, ये उनके जजमेंट पे है। उनकी जो एग्जैक्ट लाइन है मैं वही आपको सुना रहा हूँ। वो लिखते हैं कि ये सही है कि आनंदपाल सिंह इनामी बदमाश था, उस पर विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, और इस घटना के वक्त उसने पुलिस टीम पर फायर भी किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को किसी भी रूप से उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी शख्स को जब आप कस्टडी में ले लेते हैं और वो आदमी सरेंडर कर रहा है, उसके बाद आप उसे अगर मारते हैं तो ये मर्डर है, ये आत्मरक्षा में किया गया हमला नहीं है।
ये युवराज सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो बल्कि 7 पुलिस वाले हैं, वो 7 पुलिस वाले एक उस वक्त के जो थे, राहुल बरहाट ये एसपी थे, इसके अलावा विद्याचरण ये सीओ थे सर्किल अफसर सिटी, सूर्यवीर सिंह ये पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल धर्मवीर। ये सोहन सिंह वही हैं जिसकी गोली पीठ में घूम कर लगी थी और उस वक्त इनाम भी मिला था। तो अब इन 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा और आगे क्या होता है ये अदालत के ऊपर है। लेकिन एक गैंगस्टर के इस एनकाउंटर के फैसले ने बहुत सारे ऐसे जो अब तक एनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर भी एक तरह से एक शुरुआत की है कि जो बाकी इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्या उनको लेकर भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि हाल के वक्त में हमारे एनकाउंटर को जिस तरीके से पुलिस या सोसाइटी ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है वो आने वाले वक्त के लिए बेहद ख़तरनाक है। क्योंकि अगर पुलिस को एनकाउंटर का हथियार खुलेआम इस तरह मिलेगा तो फिर ये एक जंगल राज की शुरुआत होगी। तो ये तो अदालत का फैसला। आनंदपाल सिंह के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी डिटेल में सुनाई थी, उसका लिंक आगे आप देख सकते हैं। लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनी। आनंदपाल सिंह कानून की पढ़ाई कर चुका, लॉ इसने किया था, एक शरीफ फैमिली से जिसके परिवार में जुर्म से किसी का कोई रिश्ता नहीं। शुरुआत में ये सीमेंट का बिजनेस करना चाहता था, घर वालों ने 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए दिए, बिजनेस फ्लॉप हो गया। शराब की दुकान खोली, वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। फिर इसने चुनाव लड़ा पंचायत का और वहीं एक बार इस चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ, इसके हाथों एक कत्ल हुआ और वहाँ से जुर्म के रास्ते पर यह चल पड़ा। लेकिन आनंदपाल सिंह पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने अपने एक दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एसिड में डालकर सड़क पर बहा दिया था। आनंदपाल सिंह के कई दुश्मन जब उसे जेल में ले जाया गया तो एक बार एक जेल में उस पर हमला हुआ और उस हमले में गोली चली, उसमें इसका एक दोस्त मारा गया। इसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जिन 2 लोगों ने जेल में गोली मारी उनके पास बिना हथियार के ये पहुंचता और उन दोनों को पीट पीट कर मार डाल देता। फिर इसे दूसरे जेल में ले जाया जाता है और उसी जेल में पेशी के दौरान इसके साथी AK-47 लहराते हुए इसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। 5 लाख का इनामी बदमाश, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके चाहने वाले। और ये वही आनंदपाल सिंह जिसकी उस वक्त गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अनुराधा चौधरी, जिसकी कुछ वक्त पहले शादी की खबरें भी आपने सुनी। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद, उसी काला जठेड़ी से अब अनुराधा चौधरी शादी कर चुकी हैं। लेकिन ये वही अनुराधा चौधरी है जो एक ज़माने में आनंदपाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आसिम, हमारे मोहम्मद आसिम, इनका बर्थडे है। क्राइम तक तो एक तो संजय सिसोदिया साहब ने भी भेजा और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आसिम हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो तुम, यही दुआ है। और जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए ताकि हम लोगों को दावत खाने को मिले। विशाल पाल, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल साहब। और ये नेहा पाल जी के हस्बैंड हैं शिवम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम। और ये चंचल गुप्ता जी के भाई हैं, थैंक यू सो मच इस मेल के लिए। शादात एंड फ़ायज़ा, इन दोनों की भी आज इन दोनों का बर्थडे है, तो शादात और फ़ायज़ा आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। कादिर अली ने भेजा है, साथ ही जनरल सिंह जी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जनरल जी। और हरविंदर कौर जी ने भेजा है। गायत्री चौहान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गायत्री। और ये भेजा है दिलीप प्रजापत जी ने। अब तक बहुत से लोग कुकू FM पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू FM के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और ये कूपन कोड है CMTK30। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।